हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे की इस वीडियो में आज से हम पॉलिटी के लिए एक सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए हमने जीएस की रिगार्डिंग सीरीज़ चलाई हुई है। हिस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ वीडियोस और आने बाकी हैं। पैरेलली अब पॉलिटी की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ के अंदर पहला वीडियो होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम वारुणी शुक्ला है। सो हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या डिस्कस करना है। देखिए, आप ये चीज़ जानते हैं कि हमने एक अंग्रेजी शासन देखा। अंग्रेजी शासन के अंदर हमने बहुत सारे एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ देखी, ठीक है। एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ आने के बाद जब भारतीय भारत शासन अधिनियम आया, माउंटबेटन प्लान आया, भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर हम किस बेसिस पर अपने यहाँ का शासन चलाएंगे। किसी मनुष्य को तो सर्वे सर्वा बनाया नहीं जा सकता, भले वह हमको प्रणबद्ध रहे। आखिर कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना, या फिर एक चीज़ होनी चाहिए कि जिसके रेफरेंस में हम काम कर सकें। अगर आप ये देखें कि कार्यपालिका जो है हमारी, अगर हम इसे सीधा सीधा न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी अंडर में लाते हैं, जो कि है कि ये तो स्वतंत्र है ना, अपने आप में कार्य करती है, ये इनके कार्यों की समीक्षा करती है। लेकिन अगर इन्हें सीधे इनके अंडर में लाया जाता तो एक तरीके से सुप्रीमेसी जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है वह इधर चली जाती। तो वह सुप्रीम कोर्ट को भी कौन चला रहा है? कोई इंसान ही चला रहे हैं ना। तो इस तरह यह आवश्यकता महसूस की गई कि आखिर किस विधान, जिस तरह ब्रह्मा का विधान होता है, विधि का विधान होता है, इस तरह किस तरह के एक विधान के अंदर हम अपना शासन और सरकार चलाएंगे। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा आई। तो क्या आप ये जानते हैं कि भाई आखिर कहाँ से ये दिमाग आया लोगों के अंदर कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए कि क्या? आप ये सब जानते होंगे कि इसके पहले भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन रन हो रहे हैं। विश्व में आधुनिक संविधानों वाला देश, बिल्कुल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ये याद रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, अमेरिका का। कई जगह आप सुनेंगे कि पुराने से पुराना जो संविधान है तो वो किसका है? जापान का है, ठीक है। भारत के लिए क्या प्रसिद्ध है? पहला लिखित, जो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अगर आप यूके यूएस वगैरह के चार्टर देखेंगे तो आप देखोगे मुश्किल से उसमें 8 या 9 ऐसे एक्ट आर्टिकल्स दे दिए गए हैं और उसी में उनका पूरा संविधान समाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपका फैक्ट यहां भी बन रहा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान की अवधारणा आखिर ये सोच कहां से आई? तो ये फ्रांस की देन है। ये दो क्वेश्चन याद रखेंगे। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसकी देन है? विश्व का वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? अमेरिका का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी देन है? फ्रांस की देन है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज होगा। आपका सबसे पुराना संविधान किसका है? अभी पहले क्वेश्चन चलते थे, ये था जापान का, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। 1885 में आपको पता है कि कांग्रेस का गठन हुआ। स्वतंत्रता की मांग हम उसी दिन से करने लगे। पहले हम कहते थे कि डोमिनियन स्टेटस दो हमें, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें अब सीधा सीधा इंडिपेंडेंस दो। 1895 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक स्वराज विधेयक लाया। बिल, विधेयक यानी बिल। आप लोग कहते हो कि इंग्लिश में आप टर्म्स यूज नहीं कर रही हैं, तो इतना यूज कर सकते हैं कि आपको टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में बता सकें। तो स्वराज विधेयक को ये लेकर आए। सबसे पहली अभिव्यक्ति हम तभी संविधान सभा की देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की देखते हैं, ठीक है। इस पे सबसे पहली एक अवधारणा आई। उसके बाद होम रूल 1916 में भी आप ये अवधारणा देखते हो, जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार घरेलू शासन, एकदम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में समझो,
घरेलू शासन की मांग करी। ठीक, महात्मा गांधी ने इस पर विचार किया, बोला यार बात तो सही है, हम डोमिनियन स्टेटस क्यों मांगे, हम इतने हैं एलिजिबल कि हम पढ़े लिखे भी हैं और अपना शासन चला सकते हैं। साइमन कमीशन भारत आया, भारतीय संविधान सभा की मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग करी सबसे पहले 1924 में। किसने? मोतीलाल नेहरू। सबसे पहली मांग हुई यहाँ। साइमन कमीशन आया, उसके सामने पुटअप किया गया कि भाई हमें बात करना है और हम संविधान सभा चाहते हैं, संविधान बनाना चाहते हैं। उसने बोला ठीक है, आप हमको एक रिपोर्ट दीजिए। उसके लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वह थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आइए अब इधर कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से हमने क्या क्या पूछा, उनसे बोला कि आप हमको फंडामेंटल राइट्स दो, ठीक है, हमारे पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, वोटिंग राइट्स, ठीक है। और हमें उस समय भी फिर इन्होंने थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बोला कि डोमिनियन स्टेटस दो, डोमिनियन स्टेटस दो। नेहरू रिपोर्ट में ये 3 मांगे थी। संविधान सभा के विचार का बिल्कुल फॉर्मल रूप से प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? एक कम्युनिस्ट नेता थे, साम्यवादी कहा जाता है जिसे हिंदी इंग्लिश में साम्यवादी। अगर मैं यहाँ पे गलत कर रही हूँ तो आप प्लीज इसमें थोड़ा गूगल करें, क्योंकि मैंने बेसिकली हिंदी में ही ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा हुआ है और मेरा फोकस ये रहता है कि मैं आपको अधिक से अधिक कंटेंट थोड़ा दे दूँ कम समय में। एम एन रॉय ने ही सबसे पहले एक फॉर्मल वे में संविधान सभा के विचार को पुट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो थॉट थे उसको पुट किया, ठीक है। उन्हीं के प्रयासों से और नेहरू जी के प्रयासों से 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग करी और 1936 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इसीलिए जानना जाता है कि संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। ये हुआ ज्ञान, आपकी एक सोच और समझ को विकसित करने का कि आखिर ऐसे एक दिन रात के सपने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना भारत का, बहुत मेहनत हुई, कितने साल आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने 1895 से शुरू किया है, 1936 आ गया और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी नहीं है, ठीक। फिर आप आ जाओ, ये है मेन कि हाँ, क्लीमेट एटली जब 1946 में भारत के लिए प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन, उसके भी पहले अगस्त ऑफर आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, ठीक है, जिसको हम डिनाई करते हैं, असफल रहता है। फिर 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये तो कैबिनेट माफ कीजिएगा, क्रिप्स मिशन भारत आता है, किसकी अध्यक्षता में आता है? ये स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स उस समय अकेले आते हैं, वह भी फेल होता है। बाद में कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जिसमें क्लीमेट इटली, ये कहा जाता है कि ऐसा बोलते हैं कि उस समय ब्रिटेन में जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हम जीतते हैं तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे और गुलामी से मुक्ति देंगे, कोई भी साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद अब नहीं बचेगा। वो दौर था जब बड़े बड़े जो आप देखते हो, चाइना भी उसमें स्वतंत्र हुआ, जर्मनी और जापान को देखते हो कि उन्होंने कितना कितना सहयोग करने के लिए, लोग आगे से आके कहते थे कि अगर कोई भी देश स्वतंत्रता चाहता है तो वो हमसे आके सीधा सीधा मदद मांगे, हम वहां के जो भी उपनिवेशवादी हैं उनके खिलाफ आपको मदद देंगे। तो भाई कौन लफड़ों में पड़ेगा, सीधे सीधे किसी को स्वतंत्र कर ही दो, क्योंकि हम वैसे भी गलत कर रहे हैं, है ना। अब कैबिनेट मिशन आई तो कैबिनेट मिशन ने बोला कि आप हमको एक अच्छे तरीके से एक संविधान का किस तरह से आप सभा बनाना चाहते हो पूरी लिस्ट दो और हम देखेंगे। इन्होंने संविधान सभा का गठन करवा दिया, ठीक। अब जब संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव आए, वो आपके लिए जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए, वैसे तो जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो लगभग
565 रियासतें, छोटी छोटी जो भी है, छोटी बड़ी सारी रियासतें मिला के लगभग 565 रियासतें थी। लेकिन कैबिनेट मिशन ने जो भी वहां पे पुट किया कि आपको संविधान सभा किस बेसिस पे काम करेगी, भाई सबसे पहले तो आपके पास एक बेस होना चाहिए कि आप किस प्रकार के देश, आखिर वह किस तरह बटा होगा, कितने राज्य और कितने सब चीज़ों से मिलकर बनेगा। फिर वहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मुस्लिमों को, आप देखते हो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी, बाद में ईसाइयों को भी जोड़ा, एंग्लो को भी जोड़ा, है ना, एंग्लो इंडियन। भाई आप स्वतंत्र कर दोगे, लेकिन क्या आप एंग्लो इंडियन को भगा दोगे? नहीं। आप ईसाइयों को भगा दोगे कि नहीं भाई, अब तुम तब तक ईसाई थे, तब तक अंग्रेज थे, अब ईसाई नहीं रहोगे, तुम वापस हिंदू बनो? नहीं नहीं। उसके बाद सिख देखते हो, महिला देखते हो, तो बहुत सारी चीजें थी कि आखिर आप किस बेसिस पे, कितनी जनसंख्या के आधार पर उनको वोटिंग राइट्स दोगे। ये सारी चीजों के आधार पर उनको एक कहना चाहिए सीट का निर्धारण भी करना था। फिर उसके बाद भाई कोई देसी रियासत है, हमें मिलना है कि नहीं मिलना है, तुम हमें दबाव नहीं बनाओगे। भाई हम अंग्रेजी शासन के अंदर आते थे, जरूरी थोड़ी है कि हमको भारत के साथ रहना ही है। अंग्रेजों ने हमें मिलाया था, अंग्रेज गए तो हम तो वापस वही हो सकते हैं ना। अभी मेरी मर्जी होनी चाहिए कि मैं भारत में आऊं या भारत से अलग रहूं। जैसे कि आप देखते हो नेपाल, आप देखते हो म्यांमार, है ना, आप देखते हो श्रीलंका, ठीक है, ये भूटान, नेपाल, ये सब में भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के शासन थे, जो कि भारत, इंडियन स्टेट्स के नाम पे ही इनको रूल किया जाता था। तो आखिर भाई नेपाल ने बोला हम अलग रहेंगे, उनको पहले ही स्वतंत्र कर दिया गया 1935 के। उस पे आप देखते हो म्यांमार स्वतंत्र है। बाद में भाई पाकिस्तान ने इसी बेसिस पे ना, पाकिस्तान ने बोला कि हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। फिर बांग्लादेश का तो खैर एक अलग कहानी है। आप बैक टू टॉपिक आओ। तो कैबिनेट मिशन ने कौन कौन से प्रस्ताव रखे? सबसे पहला ये प्रस्ताव था कि संविधान सभा के सदस्य कितने होंगे। सदस्यों की संख्या रखी गई 389। ये है आपका क्वेश्चन कि 389 रखी गई, जिसके अंदर 296 यानी कि 296 थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जो भी ब्रिटिश स्टेट्स थे उनके जो भी मतलब कहना चाहिए हेड करेंगे, प्रतिनिधि कहलाएंगे, ठीक, वो आते थे। और उसके बाद आते थे 4 कमिश्नरी एरिया, 4 कमिश्नरी एरियाज, ठीक है। उसमें अंतर्गत आपको अभी चारों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि केवल 4 है, मे भी पूछा जा सके। दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, कूर्ग क्षेत्र, कचेर का क्षेत्र, कुर्ग, कचेर, ठीक है, अजमेर और बलोचिस्तान, अजमेर एंड बलोचिस्तान। 3, 4, दिल्ली फर्स्ट, कुर्ग कचेर सेकंड, अजमेर थर्ड और बलोचिस्तान फोर्थ, ठीक है। उस समय ये व्यवस्था रखी गई कि 4 कमिश्नरी और 93 रियासतें हैं देसी। बिल्कुल उनको लिबर्टी दी जाएगी, मिलना है मिलो, नहीं मिलना इंडिपेंडेंट रहो, कोई समस्या नहीं। सेकेंड थिंग, 10 लाख यानी कि उस समय की जनता थी 36 करोड़ 10 लाख। हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट का निर्धारण किया गया था, ठीक, ये बिल्कुल मैंडेटरी बनाया गया। हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट का निर्माण किया गया। अब विधानसभा के अंतर्गत जो भी भारत की जनसंख्या से सदस्यों का निर्धारण किया जाना था, ये हुआ। और प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य होंगे, प्रांतों के अंदर जो विधानसभा होगी, उसके जो सदस्य होंगे वह अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुने जाएंगे। पहले जीत के आ जाओ सारे इंडिपेंडेंट प्रतिनिधि, फिर उनमें से अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनेंगे कि भाई विधानसभा में किसको हमें रखना है। और उसके बाद अब आता है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सीट, 213, 79 और 4, कुल होता है इसका 296। जो मैंने कहा कि ब्रिटिश प्रांत, 213 हिंदू, 79 यानी कि 79 आता है मुस्लिम, 4 आते हैं सिख, ठीक है। और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन होना था, वहां के प्रमुख, देसी रियासत सपोज करिए कि कोई झांसी है, एक उदाहरण ले रही हूं
कि ये देसी रियासत में अगर शामिल किया गया तो वहां का उस समय कोई राजा रानी जो है वो चयन करेगा कि हमारा प्रतिनिधि कौन बनकर जाएगा। समझ में आया बात? ये इंपॉर्टेंट 4 चीजें आपको याद रखनी है। फिर क्या हुआ, यहीं से असली भसड़ शुरू हुई कि भाई हमको मुस्लिम लीग ने बोला कि कम सीट दी हुई है तो पाकिस्तान की मांग को भी खारिज कर दे रहे हो, तो हम नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ मतलब हमें मिलना ही नहीं है। फिर भी बहुत सी आलोचना होने के बाद 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने और उसके बाद फाइनली 25 जून 1946 को पूरी तरह कांग्रेस ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया। जो भी कैबिनेट मिशन ने बोला भाई हमको तो अब स्वतंत्रता चाहिए, तुम बोलो, बाकी हम धीरे धीरे मनवा लेंगे, ये बेसिस पे इसको पारित किया गया। भाई वोटिंग हुई ये वही कहानियां हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे कि ये देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने पहले क्रिप्स मिशन को कहा पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। अगस्त ऑफर को हमने मतलब हटा दिया था क्योंकि उन्होंने मेनली इंडियंस को शब्द को शामिल किया गया था। आप इंडियंस का एक कई लोग कहते हैं गुलाम, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो ये इस्तेमाल किया गया था। तो मुस्लिम लीग को और इंडिया में रहना स्वीकार नहीं था उस वक्त, हम अपना एक पाकिस्तान चाहते हैं, इसलिए भी लड़ाई हुई, ठीक है। तो अब चुनाव हुआ, चुनाव में 213 में से 208 सीटें जीती हिंदुओं ने, 79 में से 73 सीट मिली मुस्लिमों को और छोटे बड़े सारे दलों ने 15 निर्दलीय सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने अपने आप को पाकिस्तान के मांग को दिखाते हुए अपनी स्थिति क्योंकि कमजोर थी, अब किस तरह अलग हो, तो उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और फिर वो पाकिस्तान की मांग के लिए बोले लगे कि अब हमारा अब अलग से संविधान सभा बनाओ। वो ये देखने लगे कि केवल 79, यहाँ पे तो हमारी बहुलता है ना, वो टोटल में थोड़ी बहुलता पाए थे, वो तो यहाँ अपनी बहुलता देख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार हम अपना अलग, बाकी बची 93 सीटें, तो उन लोगों की भी सीटें भर नहीं पाई, राजा रानी डिसाइड नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी खुद को अलग ही रखा। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये फैक्ट्स आज तक तो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, लेकिन अभी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने है, तो एक एक चीजें देखते चलो। 2 सितंबर को अंतरिम सभा जो कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके लिए नेहरू जी की अध्यक्षता में गठन किया गया, ठीक है। जिसके अंदर अब आगे आओ कि बाद में 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर, यहां से क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। वेट अ मिनट। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर दिल्ली में पहली बार संविधान सभा पुस्तकालय जो वहां पे था उसकी मीटिंग हुई। 211 सदस्यों ने वहां पे भाग लिया था, जिसके अंदर वाकई आपको जैसे पता है मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया और देसी रियासतें आई ही नहीं। संविधान सभा के सबसे बूढ़े सदस्य को चुना गया कि ये बूढ़ा व्यक्ति ही हमारे को हेड करेगा। उस तरह सच्चिदानंद सिन्हा जी को इस तरह अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। बाद में फिर 11 दिसंबर को उनकी ही अध्यक्षता, जैसे आज प्रोटेम स्पीकर होता है ना, इसी तरह आप इनको समझो, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखते हैं कि वे विधिवत रूप से स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक। अब संविधान सभा वहां पे काम करना शुरू कर दी। एससी मुखर्जी वहां पे उपाध्यक्ष बनाए गए, डिप्टी चीफ, ठीक है, इनको बनाया गया। और एक आप ये ध्यान रखोगे कि आगे चलकर फिर एक माउंटबेटन योजना आती है, जैसे मैंने अभी फिर डिस्कस किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत का विभाजन कर दिया। भारत के विभाजन के पश्चात बहुत सारी देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो संविधान सभा में शामिल हो गए, एग्री कर गए। तो इस तरह जो संख्या निर्धारित की गई थी उस समय 211, मैंने बताया ना आपको 211 सदस्यों ने भाग लिया, वह बढ़ते बढ़ते 324 में आ गई, ठीक। जब देश स्वतंत्र हुआ तो देसी रियासतों के मिलाकर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी?
324। और जब कैबिनेट परमिशन आया था तब कितनी थी? 389। देख रहे हैं ना आप, ये थोड़ी बारीकियां हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए आसानी होगी। संविधान सभा की कार्यवाही किसने शुरू करी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है, 1946 में की थी। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, इसको लेकर आई गई। बाद में इसको स्वीकृत कब किया गया था? 22 जैन 1947 को इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार किया। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आप आगे चलकर प्रस्तावना जानते हो, प्रस्तावना, ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया कि आखिर कौन कौन सी समितियां बनेंगी। तो अब सीधे समितियों में आ जाइए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी ने हमारा संविधान गढ़ने की बहुत अधिक मतलब महत्व ने का। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति अंबेडकर जी को दिया गया कि भैया आप मसौदा तैयार करो, जितने सदस्य चाहिए उतने सदस्य भी ले लो। अपने प्रारूप पे विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट इन्होंने कब दी? 21 फरवरी 48 अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की। संविधान सभा का वाचन शुरू हुआ। संविधान सभा जी में सारे वाचन होने के पश्चात वह कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दिन संविधान निर्माण हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डे। लागू कब हुआ? 26 जैन 1950, ठीक है, बना, लागू हुआ, ठीक है। उस दिन संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। 284 सदस्यों की बहुमत से यह पारित हो गया, ठीक। संविधान पे हस्ताक्षर कर दिए गए। संविधान द्वारा संविधान को अब निर्विरोध पारित भी कर दिया गया है, ठीक। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कि आ जाए, अगर बहुत ही अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेशेंस चेक करना चाहे, कोई नॉलेज, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तैयार होने में लगे। 60 देशों का रेफरेंस लिया गया। 64 लाख के आसपास खर्चा किया गया और कुल 11 अधिवेशन हुए। 26 नवंबर 1949 ये 11वां अधिवेशन था, ठीक है। संविधान को पारित करने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 11 ओके। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। फिर पारित होने के बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जैन 1950। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की लास्ट मीट थी ये, ठीक। 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया। 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल, जो अपना ओरिजिनल संविधान था इसमें ये चीजें थी। 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही संविधान को पारित कर दिया गया, उसके लागू होने का वेट किए बिना कितने आर्टिकल को तुरंत लागू कर दिया गया? लगभग 15 आर्टिकल को तुरंत ही लागू कर दिया। जिसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल थे मैं लिख रही हूँ। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, फिर आ जाओ यहाँ पे 60 है, 324 है आपका इलेक्शन कमीशन है, 366 है, आगे और क्या है? 367 है कंटिजेंसी फंड है, यहाँ पे फंड्स, ठीक है, और कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड्स हैं। 379 को भी उसी वक्त लागू कर दिया गया। 380, 88, 391 और 392 और 393, ये है पूरा काउंट 15 आर्टिकल्स को उसी समय लागू कर दिया गया। बाद के जो आर्टिकल्स थे उनको 3 महीने बाद लागू किया गया। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे आप बताओगे? 7। कौन कौन थे ये? भीमराव अंबेडकर जी का नाम तो आप देख ही रहे हो, इस वाली स्लाइड में मैं लिख देती हूँ। आगे है क्या? नहीं, चलो। आप जानते ही होंगे उनके सारे नाम। भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, अंबेडकर जी का तो नाम आप जान ही रहे हो। साथ ही साथ आयंगर, अय्यर,
और कौन कि बी एम मुंशी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, उसके बाद बी एल मित्र थे जिनकी जगह पे माधव राव को लाया गया, और डीपी खेतान जिसकी जगह पे किसको लाया गया, कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। याद करने की अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अंबेडकर सबको पता होता है, अंबेडकर कर से आपको एक रिदम बनानी है। कैसा, यहां पर आओ, गोपाल स्वामी अयंगर, अंबेडकर अयंगर। अब ये हुए साउथ इंडियन, अयंगर, अय्यर, टी कृष्णामाचारी, और उसके बाद आते हैं अपने एन माधव राव। टी कृष्णामाचारी, मचारी एन राव, अयंगर, अय्यर, मचारी, राव। ये हो गए आपके 5। अब बचा कौन, एक मुस्लिम भी हमारे साथ शामिल है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, मोहम्मद सादुतुल्ला। और भाई इतना सब काम हो गया तो इसको लिखेगा कौन, मुंशी जी। ठीक है, के मुंशी। इस तरह आप याद कर लिए। तो आप देखिए, आपने सातों याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बी आर अम्बेडकर 7। याद रहेगा, अम्बेडकर कर के बाद कौन आता है, अयंगर, अय्यर, कृष्णामाचारी, और उसके बाद एन माधव राव। फिर एक मुस्लिम भी है जिन्होंने हमारी हेल्प की, पढ़े लिखे थे, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। इतनी सारी मदद करने के बाद लिखेगा कौन, मुंशी जी, क्या मुंशी। ठीक है, यहाँ आ जाओ। प्रारूप समिति के बाद आप देखते हैं कि संघ समिति और संघ संविधान समिति। आप देखो, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो। सबसे शक्तिशाली चीजों में वही थे ना, शक्ति में भी वही है, संविधान में भी वही है। संघ, सेंट्रल, सारी चीजों में उन्होंने खुद को रखा। आपको यह पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पीएम बनना चाहते थे, पता होगा इतना। तो थोड़ी सी कम लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रांतीय, भाई दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। तो संघ संविधान समिति में दे दिया नेहरू जी को, भाई तुम संभालो प्रांत संविधान समिति। तो प्रांत संविधान समिति में भी इनको सरदार पटेल जी को दे दिया गया, और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की सलाह। थोड़ा तो इंपॉर्टेंट चीजें आप दोगे ही। और मौलिक अधिकारों की उप समिति में कृपलानी जी को दे दिया गया, अल्पसंख्यकों की उप समिति में दे दिया गया पटेल जी को, और उप समिति में दे दिया गया मुखर्जी को, एस ए मुखर्जी। अब आ जाओ आप राजेंद्र प्रसाद में। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति जो होता है, नाम सब उसी के ही कामों से होता है, सारे काम उसके ही नामों से होते हैं, साइन भर करता है, उसका काम है। इस तरह की इस इंपॉर्टेंट चीजों को देखिए, प्रक्रिया के नियम। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, संचालन करो, बाकी काम बाकी लोग कर लेंगे, तुम संचालन करो। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी वित्त समिति ये उनको दे दी गई। इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज की तदत समिति। हाँ भाई, तुम जाओ ध्वज देखो, स्टीयरिंग किस तरह से स्टीयर गियर संभालना है तुम देख लो, बाकी हम इधर के काम संभाल लेंगे। अब आओ आप भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई आधार पर बनने वाले जो प्रांत हैं, ठीक है, वह इसके धर। अच्छा, आप ना 1953 के आसपास भी एक आयोग देखते हो, वह था राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर से रामुल्लू से एक व्यक्ति जिसने अनशन कर दिया था, उसकी वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर आंध्रा देखते हो आप, आंध्रा बना, ये था फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। ठीक है, बिजनेस कमिटी, फिर से आप देखो बिजनेस है, कौन लिखेगा, मुंशी जी, याद करना आसान है। हाउस कमिटी सीतारमैया, पट्टा भी सीतारमैया, घर का पट्टा मिल गया। पट्टा, अगर कोई थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होंगे तो जानते हैं कि जिनकी रजिस्ट्री वगैरह ऐसा नहीं होता, उनका पट्टा लिखा जाता है। ठीक है, वित्त समिति, पैसा रुपया, राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
थोड़ा इंग्लिश नेम दिख रहा है ना, क्रेडेंशियल्स, तो समझ जाओ साउथ इंडियंस उस समय काफी इंग्लिश वगैरह जानते थे तो उनको दे दिया गया। संविधान सभा के कार्यों के लिए जीवी मालवनकर समिति। अब इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाइए। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो भी हमारे कंट्रीज है ना, उसकी सदस्यता की पुष्टि कब हो गई हमारे भारत देश के लिए? मई 1949, ये 1947 है जब राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपना बना लिया। उसके बाद राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत को भी राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन बन गया था, ठीक है, बन गया था बिल्कुल, उसको काम यूपीएससी बस 26 से लागू होना था। आप ही देखते हो ना कि 26 नवंबर 1949 से कुछ एक्ट को बिल्कुल पारित कर दिया गया था, आर्टिकल 324 को ही पारित किया गया था, तो उसके अंदर ये आता है। यूपीएससी 26 जनवरी 1950 से, यस इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अलग डेट है थोड़ा, 28 जनवरी 1950 से अपना इसने कार्य करना शुरू किया, लागू हुआ था। यहाँ पे कुछ और चीज़ों पे आ जाइए जो आपके लिए एग्जाम के इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में दिख जाता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से आप याद रखोगे, रायजादा, इन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, इटैलिक शैली में लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा आप देखते हो ना, ऐसे लिखा है, फ्रांस, है ना, जर्मनी, पूरा ये मेरा थोड़ा फॉन्ट बहुत ही गंदा आया, ओके, तो आप देख लेना, इस तरह की इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया था इसको। मूल संविधान हस्तलिखित है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी सहित शांति निकेतन के बहुत सारे कलाकारों ने इसके पृष्ठ में, आप यहाँ देखोगे जो पृष्ठ है यहाँ पे भी इटैलिक शैली है। आप इटैलिक अगर पेंटिंग्स देखते हो तो किनारी को सजाने का बहुत काम करते हैं, इस तरह बॉर्डर्स वगैरह जो सजाने का काम हुआ है ये इन कलाकारों नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा, ठीक है। बेसिकली राम मनोहर सिन्हा जी ने प्रस्तावना को मूल संविधान से सुशोभित किया था और हिंदी संस्करण कौन लिखा है? वसंत कृष्ण वैद्य। खत्म। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अब भारत का संविधान क्यों कहा जाता है कि हमने कॉपी कैट है। लोग इसको बहुत हंसी उड़ाते हैं कि हाँ कॉपी कैट है, तुम्हारा तो अपना कुछ नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उसमें बहुत कुछ है कि अभी वह कठोरता और लचीलापन दोनों का ही एक मिश्रण है। अभी जब हम आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, देखो अवधारणा तो दी लेकिन उसमें जो राइट्स को हमने शामिल किया वो तो इंडिया के बेसिस पे हुआ है ना। आप डीपीएसपी पढ़ोगे, डीपीएसपी में जो भी चीजों को लाया गया, भले वो आयरलैंड ने दिया, लेकिन हमारी ही इंपॉर्टेंट जो भी थी, हमने जिन चीजों को प्रायोरिटी में रखा था उन्हीं शामिल किया है। आप देखोगे गांधी जी के विचारों में भी वो चीजें हमें दिखती हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आखिर किन चीजों को हमने इससे कॉपी किया। ब्रिटेन के बारे में अगर आपसे कोई बोले कि हमने क्या लिया है ब्रिटेन से, आपको जितने भी ताम झाम दिख रहे हैं, ताम झाम, जैसे कि कोई भी रूल रेगुलेशन, एक कहना चाहिए शिष्टामंडल जो होता है अपना, शिष्टमंडल, शिष्टाचार, रूल थ्रू प्रॉपर चैनल, ये जो मिले आपको ना, वो आपको सीधा ब्रिटेन को टिक लगाना है। अब इतना कॉमन सेंस आप में है, आप वर्ड्स पढ़ के भी उन चीजों की आप हिसाब लगा सकते हो। सबसे पहले देखो आपके सामने लिखा हुआ है सिंगल, एकल नागरिकता। आपको ये पता है अमेरिका में भी ऐसा नहीं है, एकल नागरिकता नहीं है, तो सीधी सी बात है ब्रिटेन में ही है, एक नागरिकता रहेगी। इन्होंने हमें पे शासन किया तो वो जानते थे कि भारत में अगर हमने अलग अलग नागरिकता दे दी तो 10 मिनट में विभाजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो हमारा प्रेसिडेंट है उसका सिंबॉलिक या फिर नॉमिनल इंपॉर्टेंस, सिंबॉलिक या नॉमिनल जो इंपॉर्टेंस है, इसी बेसिस पे आता है क्या, हमारी संसदीय व्यवस्था, है ना। संसदीय व्यवस्था भी इसी के अंदर आती है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो पार्लियामेंट्री अवधारणा आई क्यों, अगर राष्ट्रपति सब कर लेता तो उसको पार्लियामेंट के अंदर चलने का कोई वो ही नहीं रहता, कहना चाहिए बंधन, लेकिन इसके पास बंधन था, ठीक है। प्रेरोगेटिव रिट, प्रीरोगेटिव रिट हिंदी वालों के लिए है, इसका मतलब परमाधिकार रिटे,
परमाधिकार रिट्स। ठीक है। पार्लियामेंट के बाद आप आ जाओ कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट। पार्लियामेंट है तभी तो कैबिनेट है। कैबिनेट का भी अवधारणा इन्हीं से ही मिला। पार्लियामेंट के पास जो भी अलग से प्रिविलेज होते हैं, प्रिविलेज है, पार्लियामेंट आई, पार्लियामेंट के पास विशेषाधिकार, प्रिविलेज भी है, उसी के अंदर कैबिनेट मिशन भी है। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जितने भी काम धाम आप देखोगे किस प्रकार से हमें कार्यपालिका को चलाना है, लेजिस्लेटिव, ये सारे आपको सीधा सीधा ब्रिटेन को लगा देना। और क्या, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरल फॉर्मेट, हिंदी वालों के लिए क्या है इसका मतलब, द्विसदनात्मक व्यवस्था, 2 सदनों की व्यवस्था। अब और यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं, कानून का शासन, कानून बनाने की प्रक्रिया, न्यायिक लेख, स्पीकर का पावर, ये सब भी चीजें हैं। आप ये समझ लो ना कि जो भी चीजें एक शिष्टमंडल आज का एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रही हैं, आपको अगर अपने समझ पे ऐसा कोई नाम दिखता है, आंख मूंद का ब्रिटेन लगा दो। 90% to 95% चांसेस हैं कि आप सही जाओगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाओ यूएसए पे। एक ने हमें एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया और एक ने हमें दी शक्तियां। आज एक कॉमन आदमी के हाथ में किसी भी चीज को चैलेंज करने के लिए कोई भी अगर ताकत है, वो यूएसए की वजह से है। सबसे पहला क्या है, फंडामेंटल राइट। उन्होंने बोला भाई हमारे पास राइट्स क्या है, तुमने इतना बड़ा सब तो लिख दिया, हमारे मुद्दे की चीजें क्या है। आज आप देखो कि आपके पास जो फंडामेंटल राइट है उनको आप लागू करवाने के लिए कहीं भी जा सकते हो। पुलिस भी आजकल इतना राइट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप देखती है कि अगर ये इनके मतलब हनन हो रहा है तो फटाफट एक रिट के लिए अप्लाई कराती है और आपको 1 से 2 दिन में आपके फंडामेंटल राइट्स को बहाल किया जाता है। आप देखते हो राष्ट्रपति अपना मर्जी का मालिक नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जी के ही नाम पे सारे काम होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर आप इम्पीचमेंट लगाकर, अगर वो सर्वे सर्वा बनेगा, फटाफट इम्पीचमेंट लगा सकते हो। आपको ये पता है कि सुप्रीमेसी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी तय किया गया है। ठीक है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को तय किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा 3-5 करा, तुमने भी अपने मन मर्जी के बने, तो रिमूवल ऑफ जजेस हो सकता है, यहां पे भी इन पर इम्पीचमेंट हो सकती है। देखिए किस तरह बांधा है इन्होंने, है ना। आप ही के लिए भला है ना भाई। न्यायपालिका कोई ऐसा शासन बना ली कि सुप्रीम कोर्ट ही अब कार्यपालिका का काम करेगा, फटाफट वहां के जजेस को हटा सकते हो। राष्ट्रपति अगर कैबिनेट, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट्री जो भी डिसीजन है उसको मानने से मना कर दे, पार्लियामेंट का गठन करना उसकी मजबूरी है। ठीक है, अगर नहीं करता है तो खुद उसी पे भी इम्पीचमेंट लगा दो। मनुष्य अपने लिए दिए गए जो भी डिसीजंस है उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ये भी एक आपका हक है। और उसके बाद आता है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। भाई तुमने यहाँ पे इतने सारा ग्रंथ लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, आप सुनोगे कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा बहुत कठिन है। कभी आपने अगर ऑनलाइन जो भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वगैरह की सुनवाई होती है अगर, तो उसे सुना हो तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कितने कठिन शब्दावलियां हैं। ठीक है, तो हम समझे कैसे इतने बड़े संविधान को। संविधान को समझने के लिए एक दर्पण की जरूरत थी, वही दर्पण है, प्रियम्बल की, ये की है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट चीज यूएसए ने देकर हमारी चीजों को आसान कर दिया। इसके अलावा और क्या चीजों को आपको याद रखने की जरूरत है, आपको ये देखना है कि संविधान, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, इसी के आधार पे काम होगा और किसी के आधार पे काम नहीं होगा। भाड़ में जाए उस समय अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चैलेंज करेगा तो भाड़ में जाए कार्यपालिका, भाड़ में जाए न्यायपालिका, दोनों ही गायब। ये सबसे बड़ा हेड होगा। ठीक, और क्या याद रखने की जरूरत है आपको, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी की तो इन्होंने नाक में दम कर दी है, वाइस प्रेसिडेंट के पद को भी यही लेकर आए थे, शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि आप 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखते हो जब, तब देखते हो कि संघ सूची, राज्य सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखते हो, लेकिन उन शक्तियों के पृथक्करण को किस प्रकार रन करना है हम यूएसए से सीखते हैं। ठीक, याद रहेगा क्या याद बताया मैंने,
आपको ये बताया कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का शिष्टाचार वगैरह जितने भी रूल कानून है कि किस प्रकार का डिजाइन किया जाना है, क्या होगा, हमने सीखा ब्रिटेन से। कोई भी अगर कॉमन व्यक्ति को शक्ति प्रदान करने की बात हुई है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, न्यायाधीश को हटा दिए, इससे क्या फायदा हो रहा है? आप देखो कि एट द एंड कि किसी की शक्तियों को क्षीण किया गया, यानी कि किसी को शक्तिशाली बनाया गया किसी अगले को, तो आप तुरंत ही ऐसे लगा दोगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप जो बेसिकली भूलता है। देखिए, आयरलैंड भूलता है। हम थोड़ा पीछे आते हैं, जो और चीजें मैं आपको याद करवा दूं। अब आ जाओ आप रशिया पे। पहले आपको ये पता है कि कितनी महान शक्तियां हैं हमारे यहाँ पे अभी जो विश्व में, हम बोलते हैं ना कि यूएसए जितना बड़ा शक्ति, रशिया जितनी बड़ी शक्ति, है ना। अब चाइना भी उभर रहा है, यूके तो है ही, बड़ी शक्तियों में नहीं गिना जाता है। यूएसए ने कहा कि यार ये राइट्स दे देते हैं, इससे आम व्यक्ति तो शक्तिशाली होगा ही। रशिया बोला अच्छा तुम अपनी चला लोगे, मैं भी अपनी लेकर आऊंगा, और एक ऐसी कोई चीजें लेकर आऊंगा जो मोरली करेक्ट हो, मोरली करेक्ट हो। तुमने बोला फंडामेंटल राइट, मैं बोलूंगा इनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दो, राइट्स है ना, चलो अब तुम्हें काम करना है, फंडामेंटल ड्यूटी। रशिया ने तुरंत इसकी काट कर दी। देखिए, इसको केवल समझने के पर्पज से याद रखना है आपको। उसके बाद क्या, समान न्याय पर विचार। जैसे आप समान न्याय, हर व्यक्ति एक समान है कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, ठीक है। हर व्यक्ति को आपने बोल दिया जुडिशियल रिव्यू करा लो। अच्छा, इतना का टाइम है कोर्ट के पास, रुक बेटा, सभी को एक समान अधिकार दे दिया, किसी को ना कम अधिकार ना कोई ज्यादा अधिकार। अब अगर सबके अधिकारों पे हनानो, सब चले जाना जुडिशियल रिव्यू करने, है ना। ये याद करने का एक अच्छा तरीका हुआ। अब आपको याद रहेगा आसानी से कि भाई रशिया ने इसकी काट वाली जो भी थी पॉलिसीज बताई और वो फॉलो भी करवा ली, ठीक। अब आता जाइए फ्रांस पे ही। फ्रांस नाम पे दिया हुआ है FRA, फ्रांस से ही याद रखेगा फ्रेटर्निटी। और जैसा कि आप जानते हो कि ये उनका नारा था, रिपब्लिक, मतलब सबका नारा था कि एक रिपब्लिक स्टेटस देने की बात पर इन्होंने सबसे पहले विचार किया। और बाकी फ्रेटर्निटी के साथ आता है लिबर्टी और इक्वलिटी। ये तो आप किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा, अकेला फ्रेटर्निटी तो कभी नहीं बोलेगा, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, और फिर आता है रिपब्लिक स्टेट, ठीक। माने कि भाईचारा भी हो, समानता भी हो, स्वतंत्रता भी हो। फ्रा से आप याद रखोगे फ्रेटर्निटी, आपका काम बन जाएगा, और रिपब्लिक और याद रख लेना। आगे आप आ जाइए, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी से याद आता है हमको हिटलर। जर्मनी से हमको याद आता है क्या, हिटलर। हिटलर एक व्यक्ति था, जैसे कहते हैं हिटलर शासन रखा, हिटलर से याद रखो, उसी ने इमरजेंसी याद रख ली और उसी ने आम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन लिया, तभी तो वो हिटलर है। ये चीजें हमने जर्मनी से ली, ठीक, याद रहेगा। अब साउथ अफ्रीका पे आ जाओ। गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका गए, वहीं से ही वो पूरी राजनीति कैसे करना है, क्या करना है, सब समझ के आए। तो उससे देखो कि गांधी जी के आधार पर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन अमेंडमेंट्स कर ली। एक कहानी के आधार पर याद करने के लिए कि संविधान में संशोधन। बाकी इसको तो आप याद करना पड़ेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया, तो क्या संशोधन किया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कर दिया, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, जो आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है। तो इसका ट्रिक ये हुआ, साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए, बहुत बड़ी हस्ती बने, और उनके बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। और क्या किया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करूंगा। ये कहानी हो गया आपका। अब आप किस पे आ जाओ, आप आ जाओ यहां ऊपर। एक एक लाइन के हैं, अब ये आपको याद करने में, देखिए बड़ी बड़ी सारी चीजें आपने याद कर ली हैं। अब आपके आ जाइए छोटी छोटी चीजें जो अब बहुत भूलती है, जो पर्सनली मुझे भी बहुत भूलती है। आयरलैंड, आयरलैंड और कनाडा बहुत भूलता है, ठीक। अब आपने ये पता किया कि वहां पे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा से भी कनेक्ट कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। और मनोनयन,
मनोनयन, ठीक है, अपॉइंट करना, जो 12 होते हैं उनको हमने किससे लिया है? आयरलैंड से। ये यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करके अपने आप को याद कराना है। अब इससे नीचे की ओर आओ, मनोनयन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो भाई जब तुम करते हो तो तुम भी तो पहले चुन कर आओ, तो तुम्हारे भी चुन के आने का प्रोसेस हमने लिया आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से ले लिया। उसके बाद आयरलैंड हम गए और हमने एक एसपी साहब ने वहां पे डीपी लगा दी। आयरलैंड गए, एसपी साहब ने वहां पे डीपी लगा दी। डीपी लगाने के बाद सबको लगा यार ये इंसान प्रेसिडेंट बनेगा तो सही रहेगा, ठीक है। अब यहां से आप लिंक बिठाओ, वो व्यक्ति के प्रेसिडेंट के चुनाव की व्यवस्था बनाई गई। सब लोग बिल्कुल क्रेजी हो गए उसकी फोटो देख के कि यार इसको चुनो चुनो। तो चुनने के लिए हमने प्रोसेस बनाई। अब यार वो व्यक्ति बोला यार मैं क्यों बनूं प्रेसिडेंट, मेरे को इतना ज्यादा मैंने टेंशन वाला जॉब नहीं करना। तो उसने बोला भाई सुन, हम आपको ना कुछ लिबर्टी भी देते, कुछ स्पेशल राइट्स। क्या? राज्यसभा के 12 सदस्य तुम चुनोगे, राज्यसभा के 12 सदस्यों को आप मनोनीत करोगे। उसने बोला अच्छा, और बाकी के? तो बाकी के बोला भाई सुनो वो तो अप्रत्यक्ष होकर आएंगे, वो साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, याद रहेगा। बहुत अच्छा एक ट्रिक है, क्योंकि मैंने खुद भी इसी तरह समझाया है खुद को। जब मैं पढ़ती हूँ तो इसी तरह खुद को समझा समझा के आज तक मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा। नेक्स्ट आ जाओ, स्वीडन, लोकपाल विधेयक। स्वीडन से आपको ऐसे डन से डॉन याद कर लो, डॉन टाइप के आदमी ने आखिरी में बोला लोकपाल आएगी, लोकपाल कंसेप्ट लाओ, ठीक। तो स्वीडन डॉन। और जापान से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप देखोगे कि जापान में नियम कानूनों को कितना कड़ाई से पालन होता है। अधिकतर लोग इन्हीं का ही रेफरेंस देखते हैं कि इनकी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा कड़ाई से पालन करते हैं। तो ये रेफरेंस से ही आपको जापान को समझने में आसानी होगी। अब आओ आप कनाडा, टोटल रट्टा है कनाडा की चीजों का, ठीक है। क्या क्या है अपना? एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर, अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो कि केंद्र में निहित होंगी। रेसिडुअल पावर ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद और क्या आता है? राज्यपाल, सेंट्रल से स्टेट में उसका एक प्रतिनिधि जाता है जिसको कहते हैं गवर्नर। और उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। और केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण, कितनी शक्तियां इसके पास होंगी, कितनी शक्तियां इसके पास होंगी, ठीक। इसको सम अप करो, गवर्नर, रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर, और क्या चीजें हैं अपनी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनियन और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कितनी कितनी शक्तियां होंगी, ठीक। अब आप आ जाओ जो इस स्लाइड पे नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? 1935 भारत शासन अधिनियम। वेट अ मिनट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये एक ऐसा अधिनियम था जिसको कुछ चीजों को तो हूबहू हमने अपने संविधान में लिया। आरबीआई की स्थापना, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हमने इसी से ली है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की अवधारणा, ठीक है। वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, लेकिन अवधारणा यहीं से आई है। जो ये भूलने वाली चीजें हैं मैं आपको बताती रहूंगी। गवर्नर कहाँ से लिया है हमने? कनाडा से लिया है, लेकिन इसका जो रूम होगा अलग से पर्सनल, ठीक है, वो कहां से लिया है? 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया। यूपीएससी पीएससी की अवधारणा, ठीक है। वोटिंग राइट्स, परमाधिकार, परमादेश, आप देखते हो रिट में एक आता है परमादेश,
वह लिया है हमने इसी से 1935, पहले ये वायसराय को हुआ था। उसके अलावा और कौन सी चीज ली है? राष्ट्रपति जी के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अगर सदन में नहीं है, अगर पार्लियामेंट अपना सदन नहीं कैरी करे उस समय राष्ट्रपति जी अध्यादेश को जारी सकते हैं, जो कि 6 माह 6 हफ्ते जीवित रहता है। ये सुना होगा आपने, अभी हम पॉलिटी सब पढ़ेंगे। तो 6 माह 6 हफ्ते की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भी हमने यहीं से उठाई है। और एमरजेंसी, एमरजेंसी एमरजेंसी कंसेप्ट है जो, वो हमने उठाया जर्मनी से, हिटलर से याद किया ना। लेकिन क्या क्या उसमें विधान जाएंगे कंसेप्ट में, उपबंध, प्रबंध, उपबंध जो भी आए हमारे इसके प्रोविजंस, वो उठाए हमने किससे? 1935 अमेंडमेंट से। ठीक, याद रहेगा आपको। अब आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया, इसको आपको सीधा याद करना है, स्क्रीन पर है। जैसे कि आपने प्रियम्बल, तो प्रियम्बल किसने दिया हमें? यूएसए ने दिया। लैंग्वेज उसकी किसने दी? आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो मैंने खुद को फॉलो की है। वेट अ मिनट, आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बिल्कुल बीच का रास्ता निकालता है। ना भाई हम तुम्हारे जैसे हैं बिल्कुल कट्टर, ना हम तुम्हारे जैसे बिल्कुल लिबरल। आप देखो कॉन्करेंट लिस्ट, इसका उदाहरण आपको यही रेफरेंस बनाना है। यहाँ गई यूनियन लिस्ट, यहाँ गई स्टेट लिस्ट। वो बोला भाई कोई मत लड़ो, एक कॉन्करेंट लिस्ट भी बना देते, बीच का रास्ता। संघ और राज्यों के बीच में संबंध, संघ और राज्यों के बीच में संबंध, भाई दोनों लड़ गए थे इस बात पे, तो उनके बीच में संबंध किस तरह होंगे? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये वाले जो भी रेफरेंस चलते हैं, ठीक है, इस तरह किस तरह के संबंध होंगे? बीच का रास्ता निकाला। प्रस्तावना की भाषा, एक ने तो प्रस्तावना दे दी, बाकी लड़ रहे थे। हाँ, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसको समअप करके प्रस्तावना बनाओगे। उसने बोला लड़ो मत भाई, मैं लैंग्वेज दिए देता हूँ, लैंग्वेज आसान होगी। तो कौन सी लैंग्वेज फॉलो होगी? तो उसका फॉलो अप ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। ठीक, और क्या? और संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत ज्वाइंट सेशन, भाई दोनों सदन लड़ गए, लोकसभा लड़ गया, राज्यसभा लड़ गया, प्रस्ताव ही पारित नहीं हो रहा, बीच का रास्ता, संयुक्त अधिवेशन। याद रहेगा। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या ट्रिक बनाई थी? गांधी जी वाली। जर्मनी से पता हिटलर वाली। ऑस्ट्रेलिया से मैंने बताया आपको बीच का रास्ता। यूएसएसआर से बताया हमने कि एक वो महान शक्ति यूएसए, उसकी काट करने वाली दो चीजें, एक नाम के समेत में याद करना है। फ्रांस से मैंने आपको क्या बताया? एफआरए से आपको याद करना है फ्रेटर्निटी, आगे ही नाम में है। और फिर फ्रेटर्निटी तो अकेला आता नहीं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तीसरा है तो आगे के दो आप याद करोगे, रिपब्लिक स्टेटस। कनाडा का याद ही करना पड़ेगा आपको। स्वीडन हमने डॉन से याद किया। और जापान हमने देखा कि वहां पे जो लॉ प्रोसीजर है काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तो हमने वही स्ट्रिक्टनेस को अपने यहाँ पे लिया। आयरलैंड का बताया मैंने, कोई एक एसपी गया, उसने डीपी लगाई, डीपी बहुत अच्छी लगी, लोगों ने बोला वाओ, इसको हमें बनाना है प्रेसिडेंट। तो अब उसका करना चाहिए चुनाव। भाई किस बेसिस पे प्रेसिडेंट बना रहे हो? चुनाव कर दिए, अब राष्ट्रपति बना दिए। वो बोला भाई आप इतना वजनदार मेरे को सीट दे तो रहे हो, मेरे को कुछ ऐसा तो दो अट्रैक्टिव लगे जिससे मुझे। बोले एक काम करो, तुम 12 जो है लोग उनका अपॉइंट करो, 12 लोगों को अपॉइंट करो। तो अब अपॉइंट तो मैं कर दूंगा, और बाकी के सदस्य कहाँ से आएंगे? भाई बाकी के सदस्य तो चुन के आएंगे, जो भी सीधे सीधे सेलेक्ट होंगे उसी में से अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे। वो साउथ अफ्रीका ने पहले बता दिया। ठीक है, आप यूएसए का मैंने आपको बताया, जो भी चीजें किसी की शक्ति को कम करती हैं वो वाली चीजें यूएसए में आती हैं। और किसी की शक्तियां अगर कम हुई तो कोई अगला व्यक्ति शक्तिशाली भी बना, ये भी आप याद रखेंगे। ब्रिटेन आपको क्या देता है? एक शिष्टाचार प्रदान करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिजाइन किस तरह होगा। और बाकी 1935 की चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। सो इस तरह हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सो पढ़ते रहिए, करंट मुद्दे के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।